बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी और सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और हमने किसी भी तरह का कोई टेक्निक कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इनकी टर्म्स को देखेंगे और हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होने वाली एक लैंग्वेज है फिगरेटिव लैंग्वेज। उस लैंग्वेज से मुराद ये है कि हम ऐसे अल्फाज को यूज़ करें जिन अल्फाजों की जो लिटरल मीनिंग होती है वो कुछ और होती है और जो उसकी सरफेस मीनिंग होती है वो कुछ और होती है। यानी अगर आप बज़ाहिर अल्फाज को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और मीनिंग मिलेगी, और अगर उसकी जो इंटेंशन होगी आप वो देखेंगे उन अल्फाजों की कि उससे असल में क्या कहा गया है, वो अलग होगी। उसमें यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच को आज पढ़ते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली वो टर्म्स हैं, वो डिवाइसेस हैं लैंग्वेज की, जो कि इसमें रिचनेस, क्लैरिटी, ब्यूटी को ऐड करती हैं, यानी कि लैंग्वेज को बेहतर और अच्छा बनाती हैं। हर तरह से उसमें डीपनेस डालती हैं, उसमें क्लैरिटी डालती हैं, उसमें ब्यूटी को ऐड करवाती हैं। ये सारा काम है फिगर्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले हम आज जो इसमें टर्म पढ़ रहे हैं वो है सिमिली। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। ये बहुत ही ईजी टर्म है यूज़ होने वाली। इट इज़ नथिंग बट द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। हम लोगों ने अक्सर ध्यान नहीं दिया होता, जो सेंटेंसेस हम पढ़ रहे होते हैं उनमें अक्सर लाइक लगा होता है, कहीं एज लगा होता है, जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये एक सिमिली है। किस तरह से कि जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे विद इन सेम सेंटेंस और उसमें अगर यूज़ हुआ होगा एज या फिर लाइक, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमिली। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सिंग्स लाइक अ बर्ड। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का कंपेयर किया है। ही हमारा जो सब्जेक्ट है यानी एक ह्यूमन बीइंग को, और एक बर्ड को, कि वो एक परिंदे की तरह गाता है। अब हमने ये देखना है कि जो जो चीज़ें हमने कंपेयर की हुई हैं वो उनकी खूबियों से, जैसे कि परिंदा है उसकी खूबी है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में गाता है, कि परिंदे गीत गाते हैं। इस तरह के हम लोगों ने अल्फाज सुने और हम उन्हें यूज़ भी करते हैं। तो उनकी ये खूबी है कि वो गीत गाते हैं। अब इंसान को हमने परिंदे से कंपेयर किया है कि ही सिंग्स लाइक अ बर्ड। एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि लाइक हमने यूज़ कर लिया तो ये एक सिमिली है। और दूसरा हमने ये देखना है कि इंसान को बर्ड से कंपैरिजन करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने इंसान को परिंदा कहा है, बल्कि हमने परिंदे की जो खूबसूरत आवाज़ होती है, जो मीठी आवाज़ होती है, उसको इंसान से कंपेयर किया। तो अगर हम इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे तो ये लगेगा कि हमने उसे कहा है कि वो एक परिंदा है इंसान। लेकिन अगर आप इसकी सरफेस मीनिंग पर जाएंगे तो हमें ये चीज़ समझ आएगी कि हमने बेसिकली कंपैरिजन करके इंसान की तारीफ की है कि उसकी भी जो गाने वाली खूबी है वो परिंदे की तरह है। तो दो अलग अलग मीनिंग्स निकल गई। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हादी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। तो अब इसमें हमने कंपैरिजन किया है हादी का फॉक्स की क्लेवरनेस के साथ, कि वो कितना चालाक है, किसकी तरह चालाक है, एक फॉक्स की तरह से चालाक है। तो हमने यहाँ पे एज यूज किया है तो वो एक सिमिली कहलाएगा। और इससे हरगिज मुराद ये नहीं है कि हमने एक इंसान को फॉक्स बना दिया, नहीं, इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। और जिसमें हमने एज यूज किया या लाइक यूज किया वहां पर वो क्या कहलाएगा, सिमिली कहलाएगा। फिर थर्ड है हमारे पास, शी स्विम्स लाइक अ फिश। अब यहाँ लाइक यूज कर लिया और कंपेयर कर दिया दो चीज़ों को। उसके बाद लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। हमने सारी चीज़ों में देखा है, बचपन से कहानियों में सुना है कि सबसे ज़्यादा बहादुर एनिमल कौन है, लायन। तो उसकी हमने कंपैरिजन की है, उसकी ब्रेवनेस को किसके साथ, एक पर्सन के साथ हमने उस बहादुरी को कंपेयर किया है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया, और क्योंकि एज यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक सिमिली। सेकंड लिंग्विस्टिक डिवाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मेटाफर। ये भी बेसिकली कंपैरिजन है बिटवीन टू थिंग्स, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है सिमिली और मेटाफर में। हमेशा ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर। तो हमेशा आप ये कहेंगे कि लाइक और एज जिस भी सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपैरिजन में, वो कहलाती है सिमिली। और विदाउट यूजिंग लाइक और एज
when there is a comparison between two things in the sentence, you will say that it is a metaphor. कि अगर किसी सेंटेंस में दो चीज़ों का कंपैरिजन है लेकिन वहाँ पर लाइक और एज यूज नहीं हुआ हुआ, तो वो हम मेटाफर कहते हैं उसे। और अगर इसका वाइस वर्सा कर लें कि लाइक और एज यूज होगा किसी सेंटेंस में कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, तो वहाँ पर वो कहलाएगी सिमिली। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास माई मोस्ट फेवरेट, टाइम इज मनी। इसमें हमने एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, टाइम इज मनी। अब इन अल्फाजों से अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे, कि अगर सिर्फ अल्फाजों की मीनिंग देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने वक्त को पैसा कहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जब सरफेस मीनिंग देखेंगे तो मनी क्योंकि एक वैल्यूएबल थिंग है, उसकी कंपैरिजन में हमने कहा है कि टाइम इज अ वैल्यूएबल थिंग एज मनी। जिस तरह पैसा इंपॉर्टेंट है उसी तरह से वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने उसकी वैल्यू को बताने की कोशिश की है इस सेंटेंस के ज़रिए से, इस कंपैरिजन के ज़रिए। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कोटेशन है विलियम शेक्सपियर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया जो है वो एक स्टेज की तरह है। अब अल्फाजों से लगेगा कि दुनिया में बस स्टेज ही है, नहीं। अगर हम इसकी सरफेस मीनिंग को देखेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि स्टेज एक ऐसी जगह को कहा गया है जहाँ पर तमाम लोग दुनिया में आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। जिस तरह किसी भी ड्रामा में स्टेज पर परफॉर्मेंस होती है उस तरह से। तो यहाँ अगर हम वर्ड की मीनिंग देखेंगे तो लगेगा कि दुनिया एक स्टेज है, लेकिन ऐसी मीनिंग नहीं है। इसकी सरफेस मीनिंग बहुत ही डीप और डिफरेंट है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू। तो इसे किस तरह से बयान किया गया है कि जैसे कोई चिड़ियाघर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर और सब कुछ होता है, उसको क्लासरूम से कंपेयर किया गया है कि जो क्लास में जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह का शोर कर रहे थे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्लासरूम जू बन गया था, नहीं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है, लव इज अ बैटल फील्ड। यहाँ पर कहा गया है कि मोहब्बत जो है वो एक जंग का मैदान है। अब ये कह देने से ऐसा नहीं होता कि मोहब्बत जो है वो जंग का मैदान बन जाए, नहीं। सिर्फ अल्फाज हैं और इनकी जो डीप मीनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। थर्ड टर्म है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटीज़ देकर उसे पर्सोनिफाई कर देते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो किसी भी इंसान की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उन खूबियों में से हम कुछ खूबियाँ या कोई एक खूबी किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को देकर उसे एज अ लिविंग कंसिडर करें कि वो जिंदा है, वो चीज़ इस तरह कंसिडर करें, तो वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। और ये बेसिकली यूज़ होती है इंग्लिश पोइट्री में। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्लेज, इंग्लिश पोइट्री, ये टर्म पर्सोनिफिकेशन वहाँ यूज़ होती है। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द डैफोडिल्स वर डांसिंग इन द कोल्ड ब्रीज। ये सेंटेंस विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस पोम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डैफोडिल्स जो है वो डांस कर रहे थे इन द कोल्ड ब्रीज। कोल्ड ब्रीज यानी कि ठंडी हवा चल रही थी जिसमें डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। डैफोडिल्स क्या है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब हम ये चीज़ तो कंसिडर कर सकते हैं कि जो ह्यूमन है उसकी क्वालिटी एक फूल को दी गई है, एक फ्लावर को दी गई है और उसको पर्सोनिफाई किया गया है, एक शख्स की शक्ल दी गई है। डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। डांसिंग जो है वो क्वालिटी किसकी है, वो ह्यूमंस की क्वालिटी है, और वो क्वालिटी हमने किसको यहाँ पर दी है, डैफोडिल्स को दी है और उनको पर्सोनिफाई किया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, जिसमें ये लाइन यूज की गई है, जिसमें मैकबेथ ने लाइट को पर्सोनिफाई किया है। लेट नॉट लाइट सी जो है यानी कि देखने की जो क्वालिटी है वो तो इंसानों के पास है, तो उसने लाइट को पर्सोनिफाई किया है कि मेरे जो बुरे इरादे हैं उनको लाइट ना देख सके, उनको रोशनी ना देख सके, और उसने आगे आस्क की है डार्कनेस से कि वो उसके जो बुरे इरादे, जो बुरी चीजें हैं उनको छुपाए। तो इस तरह से उसने लाइट को पर्सोनिफाई किया है देखने की क्वालिटी देकर। उसके बाद हमारे पास है थर्ड एग्जाम्पल, डेथ इज अरेस्टिंग हिम। अब डेथ इज अरेस्टिंग हिम, अरेस्ट करना एक पुलिस ऑफिसर का काम है और वो क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है।
तो डेथ किस तरह से अरेस्ट कर सकती है, यहाँ पर हमने डेथ को पर्सोनिफाई किया है बाय गिविंग इट दी पावर, और वी कैन से एनीथिंग कि इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया है अरेस्ट करने की पावर देकर, कि डेथ जो है वो उसको अरेस्ट करिए। इसका मतलब ये है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, द सन स्माइल डाउन ऑन द पिकनिक। अब स्माइल करना तो ह्यूमन क्वालिटी है, उसे हमने सन को देकर पर्सोनिफाई करवाया है कि सूरज मुस्कुरा रहा था। अब सूरज मुस्कुरा तो नहीं सकता, लेकिन हमने उसे एक लिविंग कंसिडर किया है बाय गिविंग इट द क्वालिटी टू स्माइल। अब फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे पास है वो है हाइपरबली। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक्सट्रीम यानी कि इंतहा किस्म की जो है एग्जैजरेशन करते हैं। एग्जैजरेशन का मतलब होता है मुबालगा आराई, या फिर ओवर स्टेटमेंट के बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जब हम बताते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं हाइपरबली। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कि मतलब ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा लूं पूरा। तो ऐसा असल में तो नहीं हो सकता, ये एक एग्जैजरेशन है, बस वो अपनी जो भूख है उसकी शिद्दत को बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब इसमें मिलियन टाइम्स, कोई भी इंसान कितना भी किसी को कह ले कि आप अपना कमरा साफ करो, तो उसमें मिलियन टाइम्स तो नहीं हो सकते ना, ये एक ओवर स्टेटमेंट है। तो ये एक हाइपरबली का सेंटेंस है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। यानी इसमें थकावट को एक्सट्रीमली बताया गया है कि इतना ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ कि मैं पूरे साल के लिए सो जाऊँ। तो ये एक तरह की एग्जैजरेशन है, ओवर स्टेटमेंट है, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इससे हम कहते हैं हाइपरबली। यानी जब किसी भी बात को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा के बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो बात वाकई ऐसी होगी, और असल में ऐसा नहीं होता। जिस तरह हम जब हमारे यहाँ टेम्परेचर 42 43 होता है तो हम कहते हैं आग बरस रही है। यह जब हमारे यहाँ कोल्ड टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं कुल्फी जम गई। कुल्फी जमती तो नहीं है ना, और ना ही आग बरसती है, बस वो टेम्परेचर की शिद्दत को हम एग्जैजरेट करके बताते हैं। तो जब भी चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है वहां पर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच होती है हाइपरबली की। तो आज का ये पूरा लेक्चर था जिसमें हमने 4 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टर्म्स हैं बट दे आर इम्पॉर्टेंट, और जब भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेशली बात करें तो वहाँ पर हमें चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर किस तरह की कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है या फिर लिंग्विस्टिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है अगर आप अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।